10 जून 2017 रात के 10:03 हो रहे हैं। भोपाल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। छोटे लाल रोज की तरह अपना रिक्शा चलाते हुए घर जा रहा था। अचानक कहीं दूर से एक लड़की की चीख गूंज उठी, बचाओ बचाओ। छोटे लाल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने ब्रेक मारी और आवाज की दिशा में दौड़ा। आवाज आ रही थी पुराने लाल घाटी के बंगले से, वो जगह जहां कोई जाता नहीं था। छोटे लाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, दीवारों पर फफूंदी और एक हल्की सी बदबू। हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ, जैसे किसी ने उसे ऊपर से धक्का दिया हो। छोटे लाल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच हुई, रिपोर्ट बनी, मौत का कारण आत्महत्या। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये आत्महत्या नहीं थी। धीरे धीरे उस बंगले का नाम पड़ गया भूत बंगला। कहते हैं उस रात के बाद जब भी हवा चलती है तो वहां किसी लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, आज की कहानी भोपाल की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी जगह जो वक्त वक्त पर खुद अपनी दास्तान सुनाने खबरों में लौट आती है। कहानी है सिया की, एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है, क्योंकि शायद वो बंगला अब बंगला नहीं रहा। तो चलिए शुरू करते हैं भोपाल की लाल घाटी के उस रहस्यमयी भूत बंगले की कहानी। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची या अनसुनी कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि सब सुने, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक 5 साल बाद 10 जून 2022 की रात लाल घाटी के उस पुराने मोहल्ले में फिर वही सन्नाटा पसरा था। बंगले की पुरानी ईंटों में महीन धूल जमी थी और फर्श चरमरा कर हर कदम की आवाज बाहर तक जा रही थी। रजाक और मुन्ना, 2 युवक, चोरी करने की योजना लेकर वहां पहुंचे। उनके हाथ में झोले और छोटे छोटे औजार थे। आंखों में लालच, दिल में डर और दिमाग में नशे की हल्की लहर वे शर्मा ज्वेलर्स के पास पहुंचे। दुकान की खिड़की थोड़ी खुली थी। धीरे धीरे झोली खोलकर उन्होंने गहने और नकदी निकालनी शुरू की। पर तभी बाहर से किसी की हल्की आवाज सुनाई दी और दोनों डर के मारे भूत बंगले की ओर भागे। बंगला अब उनके सामने खड़ा था, पुराना, जर्जर और रहस्यमय। हर ईंट पर समय की छाया। खिड़कियां और दरवाजे बंद और ढीले, हवा में एक अजीब ठंडक। रजाक और मुन्ना अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, फर्श चरमराया, धूल उड़ती रही। दीवारों पर पुरानी मकड़ी के जाले, फर्श पर फटी हुई चटाई और पुरानी तस्वीरों में धुंधली परछाइयां। दोनों ने चोरी का माल एक पुराने ट्रंक में छिपाया और वहां थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। मुन्ना ने हंसते हुए कहा, भाई, ये बंगला कितना डरावना है, लेकिन गहने तो बढ़िया हैं। रजाक ने धीरे से कहा, सावधान रहो, यहां कुछ ठीक नहीं है। तभी उनके पैरों के पास पुरानी डायरी दिखी। धूल और जाले में ढकी वो डायरी इतनी पुरानी लग रही थी कि छूते ही छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। मुन्ना ने उठाकर धीरे से खोला। पन्नों पर लिखा था, मेरा नाम सिया है, मुझे धोखा दिया गया। मेरी मौत के बाद भी मैं अकेली नहीं मर सकती। जो मेरे पास आया उसे सजा मिलेगी। अगर तुम डरते हो तो अब तुरंत यहां से जाओ। दोनों का डर बढ़ गया। रजाक ने धीरे से कहा, ये वही लड़की है जिसकी मौत 5 साल पहले हुई थी। मुन्ना ने पीछे देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी फर्श पर हल्की परछाई घूम रही थी। रजाक और मुन्ना समझ गए कि अब ये बंगला सिर्फ पुराना नहीं है, ये जीवित है। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां चरमराने लगीं। फर्श पर छायाएं घूम रही थीं। डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, रजाक, हमें अब यहां से भागना चाहिए। रजाक ने धीरे से जवाब दिया, ना, पहले कुछ और पढ़ते हैं, शायद रास्ता दिखे। लेकिन जैसे ही पन्ना पलटा, दोनों के चारों ओर साया घना और डरावना होने लगा। मुन्ना हेलुसिनेट करने लगा कि सिया की आत्मा उनके सामने खड़ी है।
रज़ाक महसूस करने लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। रज़ाक और मुन्ना अब डायरी के पन्नों को पढ़ने लगे। हवा ठंडी और भारी थी। कमरे का हर कोना रहस्यमय और जीवंत लग रहा था। दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। फर्श चरमराने लगा। पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सिया है। 5 साल पहले इसी बंगले में मेरी मौत हुई। मुझे धोखा मिला, मेरा विश्वास तोड़ा गया। अब मैं अकेली नहीं मर सकती। जो भी मेरे पास आएगा उसे मेरी सजा मिलेगी। मुन्ना कांपते हुए बोला, रज़ाक, ये वही लड़की है जिसकी मौत 2017 में हुई थी। रज़ाक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब लगता है कि उसकी आत्मा यहां मौजूद है। जैसे ही उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया, रज़ाक को ऐसा लगने लगा कि सिया की परछाई कमरे में घूम रही है। उसके चेहरे पर लालिमा, हाथों में खून, आंखें दर्द और गुस्से से भरी। डायरी में आगे लिखा था कि उसकी मौत केवल छत से गिरने की वजह से नहीं हुई थी। उसे धोखा दिया गया। उसके दोस्त ही उसके खिलाफ थे। मौत से पहले उसने बहुत चीखें मारी थीं, जिन्हें कोई नहीं सुन सका। मुन्ना डर के मारे पीछे हट गया। भाई, अब हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह असली में जीवित है। रज़ाक ने धीरे से कहा, ना, पहले पढ़ते हैं, शायद कोई सुराग मिले। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। दीवारों पर खून जैसी लकीरें उभर आईं। फर्श पर परछायाएं तेजी से घूम रही थीं। मुन्ना ने देखा कि छत पर वही जगह चमक रही थी जहां सिया गिर गई थी। रज़ाक ने महसूस किया कि उसके भीतर किसी शक्ति का प्रवेश हो रहा है। मुन्ना कांपते हुए, रज़ाक, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? रज़ाक धीमी आवाज में, मैं अब उसका अनुभव कर रहा हूं। वो मेरे भीतर है। रात बढ़ने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। फर्श चरमराते हुए धीमे कदमों की आवाज दे रहा था। पायल की छन छन लगातार सुनाई दे रही थी। रज़ाक और मुन्ना अब पूरी तरह डर के साये में थे। रज़ाक को महसूस हुआ कि सिया धीरे धीरे उसके पास आ रही है। हाथ खून से लथपथ, आंखें लाल। धीरे धीरे उसकी आवाज रज़ाक के भीतर से निकलने लगी। सिया, धीमी फुसफुसाती आवाज में, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मुन्ना डर से कांपने लग गया। वो पीछे भागते हुए फर्श पर गिरा। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। छत से हल्की वस्तुएं गिरने लगीं। रज़ाक धीरे धीरे सिया की आत्मा के प्रभाव में था। चेहरे का रंग बदल रहा था। आंखें लाल होती जा रही थीं। मुन्ना महसूस कर रहा था कि अब वो भी सिया के काबू में हो रहा है। मुन्ना घबराते हुए, रज़ाक, अब हमें यहां से बाहर निकलना होगा। रज़ाक धीमी अजीब आवाज में, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रात करीब 4 बजे। बंगले का हर कोना जीवंत लग रहा था। शैडोज तेजी से मूव कर रहे थे। रेड लाइट बंद चालू हो रही थी। फर्नीचर आवाज कर रही थी। पायल की छन छन लगातार तेज हो रही थी। दोनों ने महसूस किया कि सिया की आत्मा अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, अब वो बदला चाहती थी। उसका क्रोध और न्याय दोनों पूरी तरह सक्रिय थे। रात का समय लगभग 3:10 हो चुका था। बाहर हवा और भी तेज चलने लगी थी। कमरे के भीतर हल्की लाल और नीली रोशनी फैल रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले ऐसे हिल रहे थे जैसे उनमें भी जान हो। हर कदम पर फर्श चरमराकर डर की एक नई आवाज पैदा कर रहा था। मुन्ना दीवार से सटकर खड़ा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। आंखें रज़ाक पर टिकी हुईं, जो सामने कुर्सी पर बैठा था। लेकिन अब वो रज़ाक ही लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों की सफेदी लाल में बदल गई थी और उसके होंठों पर कुछ अजीब बड़बड़ाहट चल रही थी। वो आ गई है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, रज़ाक ने टूटी हुई आवाज में कहा। मुन्ना कांपते हुए बोला, कौन आ गई है रज़ाक? रज़ाक की सांसें भारी हो गईं। उसने माथे से पसीना पोंछा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें अब मुन्ना से बच रही थीं।
मुन्ना, मैं नहीं चाहता था ये सब हो। उस दिन राहुल ने कहा था सिर्फ डराना है, मगर उसने धक्का दे दिया। हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवार पर लगी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। कमरे में अब सिर्फ चांदनी की हल्की हरी रोशनी बची थी। अचानक किसी लड़की की धीमी कांपती आवाज कमरे में गूंजी। तुमने सोचा था मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं बस बदल गई हूं। मुन्ना ने पीछे देखा। दरवाजे के पास धुंध में एक साया खड़ा था। बाल खुले हुए, चेहरा आधा छुपा और पैरों में खून सना हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। रज़ाक के चेहरे पर अब डर नहीं था। वो खाली नजर से सिया को देख रहा था, जैसे वो किसी पुराने परिचित को पहचान गया हो। सिया, धीमी आवाज में, रज़ाक, तुमने मुझे धोखा दिया। रज़ाक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सिया, वो गलती थी। सिया की परछाई दीवार से उठकर उसके सामने आ गई। अब वो साया नहीं, बल्कि आधा पारदर्शी चेहरा बन चुका था, जिसमें दर्द, गुस्सा और अधूरी पुकार साफ झलक रही थी। कमरे में अचानक सब कुछ हिलने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर से टकराईं। दीवारों से धूल झरने लगी और हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मुन्ना दीवार से चिपक गया। उसने देखा रज़ाक का शरीर कांपने लगा। उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे और उसकी गर्दन झटके खा रही थी। सिया, मुझे छोड़ दो, मैं डर गया हूं। लेकिन सिया की आवाज अब ज्यादा गहरी और भारी थी। डर अब तुम्हारा साथी बनेगा, हमेशा के लिए। अचानक रज़ाक के शरीर से एक झटका निकला। उसकी पीठ टेढ़ी हुई, चेहरा ऊपर उठा और उसके मुंह से धुआं जैसा कुछ निकला, ठंडा, नीला और अंधकार से भरा। मुन्ना चीख पड़ा। वो बाहर भागने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा बंद था। हर दिशा में वही धुंध फैल गई और अब दीवारों पर सिया की तस्वीरें उभर आईं। हर तस्वीर में वही आंखें, वही आंसू, वही दर्द। रज़ाक अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आवाज किसी और की हो चुकी थी। मुझे न्याय चाहिए, राहुल, रज़ाक। सिया की आत्मा अब पूरी तरह उसके अंदर समा चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धक धक धक, जैसे किसी की नब्ज की आखिरी गिनती चल रही हो। रज़ाक अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें बंद। मुन्ना आगे बढ़ा, लेकिन तभी रज़ाक ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मुन्ना की सांस रुकने लगी। रज़ाक की आंखों से अब नीली चमक निकल रही थी। वो बोला, तू नहीं बच पाएगा, वो अब सब ले लेगी। मुन्ना किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे गिर गया। फर्श पर पड़ा, पसीने से भीगा, सांसें टूटी हुईं। रज़ाक अब बीच कमरे में खड़ा था। उसके आसपास धुंध घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी भयावह कि पूरा कमरा कांप उठा। शेल्फ गिर गए, दीवारों की दरारें चौड़ी हो गईं और उसी पल रज़ाक जमीन पर गिर पड़ा। कमरा शांत हो गया, बस हवा का एक धीमा झोंका और बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। मुन्ना धीरे धीरे उठकर रज़ाक के पास गया। वो बेहोश था, सांस चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर। मुन्ना ने उसकी आंखें देखीं। उनमें अब इंसानियत नहीं, बस अंधेरा था। मुन्ना डरते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दीवार पर आखिरी बार कुछ शब्द उभरे, न्याय की शुरुआत हो चुकी है। रात का आखिरी पहर था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। चांद अब बादलों में छिप चुका था और हवेली के चारों ओर फैली धुंध और भी गहरी हो गई थी। रज़ाक का शव कमरे के बीचों बीच पड़ा था। उसके चेहरे पर वही डर जो मरने से पहले उसकी आंखों में था। मुन्ना अब भी दीवार से टिके कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पसीना उसके माथे से बहकर गालों तक आ रहा था। हालांकि ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। वो धीरे धीरे उठा, रज़ाक के पास गया, हाथ कांपते हुए उसकी नब्ज टटोली। कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, रज़ाक मर गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह जमा दी। रज़ाक की उंगलियां हिलीं। धीरे धीरे उसका हाथ जमीन से उठा, जैसे किसी ने उसे ऊपर खींचा हो।
मुन्ना पीछे हट गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो बोला, नहीं, ये हो नहीं सकता। रज़ाक का सिर एक झटके से उठा, उसकी गर्दन के पीछे की हड्डियां चरमराकर सीधी हुईं। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के। चेहरे पर खून के निशान थे, लेकिन वो खून अब सूख चुका नहीं था, वो चल रहा था, जैसे उसके नसों में अब इंसान का नहीं, किसी और चीज का बहाव हो। मुन्ना, एक गहरी, धीमी, टूटी हुई आवाज गूंजी। तू सोचता था मैं मर गया? मुन्ना कांपता हुआ पीछे हटने लगा। उसके पैर किसी चीज से टकराए, वो गिर पड़ा। पीछे दीवार से टकराया और दीवार पर अचानक वही खून से लिखे अक्षर दोबारा चमक उठे। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। रज़ाक अब पूरी तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर एक साया सा तैर रहा था। कभी उसका चेहरा रज़ाक जैसा लगता, कभी किसी और का, सिया का। मुन्ना कांपते हुए बोला, रज़ाक, तेरे अंदर क्या है? तो बोलता क्यों नहीं? रज़ाक की आवाज अब बदल चुकी थी। वो एक साथ दो आवाजों में बोल रहा था, एक पुरुष की, एक स्त्री की। मैं हूं रज़ाक भी और सिया भी। अब जो हुआ वो बस सजा नहीं, एक खेल है। मुन्ना ने दीवार पकड़कर खुद को संभाला। कमरा फिर से ठंडा हो गया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी, पर उसकी लौ नीली थी, गर्म नहीं, ठंडी। रज़ाक के आसपास धुंध घूमने लगी। उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वो आगे बढ़ा। मुन्ना ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ दीवार उसके और करीब आती जा रही थी। मुन्ना, तू बच जाएगा अगर सिया चाहे तो। मुन्ना चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी कमरे की एक पुरानी अलमारी अपने आप खोली। उसके अंदर से पुराना डायरी निकला, जिसका नाम था सिया शर्मा। मुन्ना ने कांपते हुए डायरी उठाई। पहला पन्ना खुलते ही हवा तेज हो गई। उसमें लिखा था, 29 अगस्त 1998। आज मैं आखिरी बार इस जगह आई हूं। राहुल ने कहा था कि वो मुझे हमेशा साथ रखेगा। इसके बाद पन्ने पर धब्बे थे, शायद खून के। मुन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। रज़ाक धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो बोला, पढ़ मुन्ना, पढ़, ताकि तू जाने कि उसने क्या किया था। डायरी के अगले पन्ने में लिखा था, रात को उन्होंने मुझे बुलाया था पुराने कुएं के पास। कहा था कुछ दिखाना है, पर वहां अंधेरा था और मैं अकेली थी। मुन्ना का हाथ कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रज़ाक बोला, अब तू समझेगा कि आत्मा का खेल क्या होता है। जो दर्द मैंने दिया, अब वो तुझ में बटेगा। जैसे ही रज़ाक ने ये कहा, डायरी के पन्ने अपने आप उड़ने लगे। हर पन्ने से किसी के रोने की आवाज आती थी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी। बाहर अचानक तेज हवा चली, दरवाजे धड़ाम से खुल गए और एक औरत की परछाई भीतर आई, सिया की आत्मा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें चमक रही थीं, चेहरा दर्द से भरा और उसके पीछे धुंध में कुछ आकृतियां, जैसे और भी आत्माएं उसके साथ हों। मुन्ना वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आया था कुछ देखने। सिया की आत्मा ने हाथ उठाया और हवा एकदम थम गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी, हर गुनाह का साक्षी होता है कोई, तू वही साक्षी था मुन्ना। मुन्ना चौंका, मतलब? जिस दिन मुझे मारा गया था तू वहीं था, तूने देखा था, मगर तूने कुछ नहीं कहा। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। मैं डर गया था, मैंने सब देखा था, मगर डर के मारे भाग गया। सिया ने कहा, तेरा डर ही अब तेरी सजा बनेगा। इतना कहते ही रज़ाक का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें घूम गईं और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकली, राहुल मर चुका है, अब रज़ाक भी। सिया ने रज़ाक की तरफ देखा। हवा ठंडी हुई और फिर एक पल में रज़ाक की देह जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से नीली धुंध निकली जो धीरे धीरे सिया में समा गई। कमरे में गूंज उठी एक लंबी चीख, जैसे सदियों का दर्द एक पल में बाहर निकला हो। मुन्ना वहीं गिर गया। सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी सिया की आत्मा, जो अब खिड़की से बाहर उड़ रही थी और उसके पीछे उगता हुआ सूरज।
अगली सुबह गांव के लोगों ने जब उस हवेली का दरवाजा खोला तो भीतर मुन्ना बेहोश पड़ा था। उसके पास रज़ाक का शव था, बिल्कुल ठंडा, बर्फ की तरह, और दीवार पर लिखा था, न्याय पूरा हुआ पर खेल अभी बाकी है। सूरज की पहली किरण शहर की दीवारों से टकराकर बंगले की टूटी खिड़कियों में घुसने लगी थी, मगर उस रोशनी में भी एक अजीब सी धुंध घुली हुई थी, जैसे वो जगह अब भी रात के कब्जे में हो। बाहर सड़क पर लोगों की हलचल शुरू हो चुकी थी, गाड़ियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट, पर बंगले के अंदर अब भी वही ठंडा सन्नाटा पसरा था। मुन्ना फर्श पर पड़ा था, चेहरा फक, होंठ सूखे हुए, आंखें आधी खुली और शरीर पूरी तरह बेजान। धीरे धीरे उसके हाथ में हल्की हरकत हुई, वो कराहते हुए उठा, सिर पर हाथ रखा, कानों में अब भी वही चीखें गूंज रही थीं, सिया की, रज़ाक की और शायद उसकी अपनी भी। कहाँ हूं मैं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद को भी सुनाई न दी। उसने चारों ओर देखा, दीवारों पर अब भी खून के निशान थे, पर उनमें कुछ बदला हुआ था। अब वहां लिखा था, मैं अब भी अधूरी हूं। मुन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा, पर दरवाजा जैसे सीमेंट से जुड़ गया था, कोई रास्ता नहीं था। कमरे में रखी पुरानी घड़ी अब भी चल रही थी, पर उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। हर टिक टिक के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। मुन्ना की सांसें दिखाई देने लगीं। वो कांपते हुए बोला, मुझे यहां से निकलना है, मुझे कोई बाहर निकालो। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी, वहीं जहां रज़ाक का शव पड़ा था। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना लाश, ना खून, सिर्फ गीली मिट्टी, जैसे किसी ने जमीन खोदकर बंद कर दी हो। मुन्ना के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो पीछे हट गया, पर तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई और भारी, भाग नहीं पाएगा मुन्ना। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, मगर उस आवाज में दर्द था और साथ ही गुस्सा भी। फिर वही पायल की छन छन सुनाई दी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। मुन्ना डरते हुए बाहर निकला। गलियारे में अब धूप नहीं थी, बस हल्की नीली रोशनी थी। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। फर्श पर पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। हर टपकन के साथ दीवार पर कोई नया निशान बनता जा रहा था। धीरे धीरे उन निशानों ने आकार लिया, किसी औरत का चेहरा। वो चेहरा देख मुन्ना की सांस रुक गई। वो सिया थी, उसी का चेहरा, वही आंखें, वही दर्द। तू फिर आ गया। आवाज सीधी उसके कान के पास आई, जैसे कोई अदृश्य साया पीछे खड़ा हो। मुन्ना झटके से पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, मगर दीवार पर सिया का चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। तेरे डर से ही मैं जिंदा हूं मुन्ना। मुन्ना ने दीवार पर हाथ रखा, पर दीवार नर्म लगी, जैसे जिंदा हो। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली पर खून था। अब गलियारे के आखिर में हल्की रोशनी थी। वो डगमगाते हुए वहां तक पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा था, शायद वही कमरा जहां सिया की मौत हुई थी। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी, फर्श पर बिखरे शीशे और दीवार पर लटकी एक तस्वीर। तस्वीर पर धूल जमी थी। मुन्ना ने कांपते हुए उसे साफ किया। तस्वीर में सिया थी, मुस्कुराती हुई, एक लड़के के साथ। नीचे नाम लिखा था, राहुल शर्मा और सिया 2017। मुन्ना के हाथ कांप गए, उसकी आंखें भीग गईं। तो ये वही है। तभी पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई, हाँ, वही जिसने मुझे धोखा दिया। मुन्ना पीछे मुड़ा। कमरे में धुंध के बीच सिया खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था, पर उसकी आंखों में दर्द का सैलाब। मैंने उसे चाहा था, पर उसने मुझे मार दिया। और तेरा दोस्त रज़ाक? उसने जमीन की ओर इशारा किया। फर्श से हल्की दरारें उभर आईं। उन दरारों से खून जैसा तरल बाहर आने लगा। वो फर्श पर घूमते हुए सिया के पैरों में समा गया। अब उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरी आत्मा अधूरी है, कोई चैन से नहीं सोएगा। मुन्ना ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सिया बोली, हर गुनाह में भागीदार वही होता है जो देखता है पर बोलता नहीं।
कमरा अचानक अंधेरा हो गया। एक पल को सन्नाटा छाया, फिर दीवारों से हाथ निकलने लगे, अदृश्य पर ठंडे। उन्होंने मुन्ना के कंधे पकड़ लिए। वो चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पर कोई सुनने वाला नहीं था। दीवारें गूंजने लगीं, उनमें से वही चीखें आ रही थीं, रज़ाक की, राहुल की, सिया की। हर चीख एक कहानी कह रही थी। अचानक दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया, सिया गायब हो गई। मुन्ना गिर पड़ा, पर उसकी नब्ज अब भी चल रही थी। वो आधा बेहोश आधा होश में था। तभी कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। वो रज़ाक था, मगर वो अब जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसकी लाश धीरे धीरे बैठ गई, उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो बोला, मैंने कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुन्ना ने चीख मारी, पर उसके शरीर ने साथ नहीं दिया। वो गिर पड़ा और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। बाहर सूरज उग चुका था, मगर बंगले की खिड़कियों से अब भी काली धुंध निकल रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में डूबी चेतना लौट रही थी। मुन्ना की पलकों के बीच से हल्की धूप झांक रही थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था और कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, न्याय पूरा नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। आसपास मशीनों की हल्की बीप बीप और सामने पुलिस वाले खड़े थे। उनके पीछे डॉक्टर कुछ लिख रहे थे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, तू जिंदा कैसे बच गया मुन्ना, और तेरा साथी कहाँ गया? मुन्ना ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर होंठ सूख गए थे। डॉक्टर ने पानी पिलाया। वो बमुश्किल बोला, रज़ाक मर गया, बंगले में। इंस्पेक्टर ने नजरों से एक दूसरे को देखा। बंगले में हमें कोई लाश नहीं मिली, न रज़ाक न कोई और। मुन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? मगर मैंने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, दीवारों पर खून से लिखे शब्द तो मिले, पर वो भी कुछ देर में गायब हो गए। डॉक्टर बोला, शायद मानसिक सदमा है। ये लड़का कुछ दिन पहले से लगातार डरा हुआ था। मुन्ना ने बिस्तर की चादर पकड़ ली। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। नहीं, ये सपना नहीं था, वो बंगला जिंदा है, वहां कोई है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और चला गया। इंस्पेक्टर ने जाते जाते कहा, कल सुबह हम फिर जांच करने जाएंगे। अगर कुछ सच है तो अब वो खुद सामने आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुन्ना ने खिड़की से बाहर देखा। दूर आसमान पर बादल थे। सड़क के किनारे कुछ लोग जा रहे थे, पर उसके लिए सब धुंधला था। वो सोचने लगा, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? क्या सिया वाकई मरी नहीं? अचानक उसे लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, तू सच जानता है मुन्ना? वो डलकर उछल पड़ा। चारों ओर देखा, कोई नहीं, लेकिन खिड़की पर जमी धूल में उभरे अक्षर खुद ब खुद बन रहे थे, लाल घाटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जान गया कि सिया अब भी खत्म नहीं हुई, वो लौटेगी, और वो भी जल्द। अगले दिन सुबह पुलिस टीम बंगले की ओर निकली। 3 जीपें, 5 अफसर और एक कैमरा टीम। मुन्ना भी जिद करके उनके साथ चला गया। जैसे ही सब बंगले के बाहर पहुंचे, वहीं ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ हिलने लगे और गेट अपने आप चीख की आवाज के साथ खुल गया। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, कितनी पुरानी इमारत है, हवा से सब चल जाता है। मगर मुन्ना जानता था, ये हवा नहीं, वही साया है। सब अंदर गए। हवेली अब और टूटी हुई लग रही थी। दीवारों पर नई दरारें थीं, छत से पानी टपक रहा था। इंस्पेक्टर ने टॉर्च से इशारा किया, देखो फर्श पे कुछ निशान हैं। वो सब झुके। वहां जले हुए पांवों के निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर आग पर चला हो। अचानक एक सिपाही बोला, सर इधर आइए, ये देखिए। दीवार पर एक फोटो टंगी थी। उसी फ्रेम में सिया शर्मा और राहुल शर्मा 1998। पर अब सिया की आंखें तस्वीर में सीधी पुलिस की तरफ देख रही थीं और नीचे लिखा था, मौत लौटेगी। इंस्पेक्टर बोला, ये किसने लिखा? मुन्ना के होंठ कांप गए। वो धीरे से बोला, वो लौट आई है। अचानक कैमरा अपने आप गिर गया, फ्रेम टूट गया और जैसे ही शीशा टूटा, बिजली चली गई। अंधेरे में एक एक कर सबके टॉर्च बंद हो गए। बस एक आवाज गूंजी, मुन्ना। सब डर के मारे चिल्ला उठे।
इंस्पेक्टर ने गोली चलाई, गूंज हवेली में फैल गई, मगर जब रोशनी आई वहां सिर्फ मुन्ना खड़ा था। बाकी चारों पुलिस वाले गायब थे।